तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज से हम लोग एक चीज़ और शुरू कर रहे हैं कि रुपेश ऑन ड्यूटी में आपको करंट अफेयर भी चीज़ें मिलेंगी, जो भाई डेली चीज़ें हो रही है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो वो सारे करंट अफेयर भी लेके आएंगे। और ट्रिक्स से जो करंट अफेयर जो एज इट इज़ करते आ रहे हैं हम लोग करंट अफेयर का ट्रिक्स है, वो चीज़ें ट्रिक्स पर रुपेश ऑन ड्यूटी में मिलेगी। तो दोनों जो है वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ट्रिक्स बनाना पॉसिबल है, या फिर कुछ चीज़ें होती है कि करंट अफेयर उस दिन बहुत सारे आ जाते हैं, तो ट्रिक्स से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और उस टाइम में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे रुपेश ऑन ड्यूटी में आपको करंट अफेयर यहां दे देंगे विदाउट ट्रिक के साथ, बट नॉलेज के साथ, और वहां पर आपको ट्रिक्स प्लस नॉलेज के साथ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से प्यार आप लोग ट्रिक्स पर रुपेश ऑन ड्यूटी में दे रहे हैं, उसी तरीके का प्यार आप लोग यहां भी दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आरबीआई का जो ये जो एमपीसी मीटिंग है ये है क्या। देखो हमारे देश में क्या है, महंगाई होती है, राइट। महंगाई कितनी बढ़ेगी, लोन कितना किसको मिलना है। मतलब मान लो कि मैं बोला कि मुझे अभी 2,000 रुपये का लोन चाहिए, उसने बोला 4% का रेट लगेगा। तो बैंक ये खुद से थोड़ी डिसाइड कर सकती है कि यार तुमको 4% देना है, 6% देना है, 8%। तो बैंक तो हमेशा ये बोलेगी चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना कर रखता हूँ, 10% बना कर, 12% बना कर रखो। तो ये भी डिफ्लेक्ट करता है। कैसे डिफ्लेक्ट है, ये सब एमपीसी के तहत आता है। जो आप देखते हो कि बैंक कभी 4% कर देती है, कभी 6% कर देती है, तो ये कैसे, किस हिसाब से करती है, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो सारी चीज़ें जो रिलेट होती है वो एमपीसी के तहत रिलेट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंक अपने मन से आज कुछ भी रख दे, उसको जिस रेट पे मिलता है पैसा उसी रेट पे वो आपको देती है पैसा। ठीक है, और महंगाई भी कौन रेगुलेट करता है, तो ये एमपीसी रेगुलेट करती है। ठीक है, देखो पढ़ा लिखा आदमी को समझ होता है कि महंगाई कैसे रिलेट कर रहे हैं, चीज़ें कैसे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं उलूल जुलूल। तो भाई ये जो एमपीसी मीटिंग हुई है ये 62 नंबर का हुआ है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल में एक मीटिंग हो चुकी है, जून में एक मीटिंग हो चुकी है, और अगस्त में एक मीटिंग हो चुकी है। अप्रैल वाली जो मीटिंग हुई थी उससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में, कि अप्रैल वाली मीटिंग जो हुई थी वो कितने नंबर की थी, तो वो 60 नंबर का था। अभी जो हम लोगों ने एक ट्रिक्स फॉर रुपेश ड्यूटी में बैंकिंग वाला इकोनॉमी में किया था, वहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, 60 वाला मैंने जून में बता दिया था, बट मैंने फिर कमेंट में आप लोग के लिए अच्छे तरीके से करेक्शन वहाँ पे कर दिया है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गलती हो जाता है कभी कभी भाई। ठीक है, तो ये वाली जो एमपीसी मीटिंग है वो 62 नंबर की है। हुई कब है भाई, अगस्त के 3 से 5 अगस्त के बीच में हुई है। ठीक है, टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से रहता है, और 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ठीक है, और जो एक मेंबर जो आप बात कर सकते हैं वो गवर्नर होते हैं, जो भाई चेयरमैनशिप करते हैं इसके। ठीक है, तो अभी कौन है गवर्नर, तो ये है श्री संजय मल्होत्रा। इसको कैसे हम लोगों ने ट्रिक से याद किया हुआ है अपने ट्रिक्स पर रुपेश एन्युटी में, कि आरबीआई क्या करता है, अपने पास माल क्या करता है, रिजर्व रखता है। माल मतलब पैसा अपने पास जमा रखता है, तो माल से क्या बन जाता है आरबीआई का, मल्होत्रा। तो इस तरीके से ट्रिक से हम लोग वहां पे चीजें याद करते हैं। 6 मेंबर का अगर बात करते हैं, दूसरे मेंबर थे नागेश कुमार, तीसरे मेंबर है सौगाटा भट्टाचार्य, चौथे जो है वो राम सिंह है, पांचवें जो है वो पूनम गुप्ता है, और इंद्रनील भट्टाचार्य। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसका मैं ट्रिक से भी आप लोग को याद करवा दूंगा। ठीक है, कि इसके जो एमपीसी के मेंबर्स है वो भी ट्रिक से याद करवा दूंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, बट वो ट्रिक्स व रुपेश ड्यूटी में आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या रहा, कि भाई सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा, क्योंकि आपको पता है कि अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है बाहर, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एलपीजी गैस बढ़ चुकी है दाम, अब महंगाई देखोगे तो थोड़ी सी बढ़ चुकी है उसके कारण, क्योंकि तेल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। बट उसके बावजूद रेट जो है इस बार फिर भी रिमेन अनचेंज है, मतलब किसी तरह का चेंज नहीं किया गया रेट में। अगर आप स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखोगे, पिछले बार भी जो 5% थी, कैसे याद रखा क्या, एसडी का रेट क्या है, एचडी और एसडी होता है, तो एसडी का रेट अभी क्या है भाई 5%, ऐसे याद रखा था हम लोगों ने। एमएसएफ से कैसे याद रखा था कि एमएस धोनी कितने रन मारा है भाई, 55 रन मारा है, तो 5.50% है। और बैंक रेट तो ऐसे भी हम लोगों ने याद, सॉरी बैंक रेट बोलता हूँ, रेपो रेट ऐसे भी हम लोगों ने याद रखा था कि 5.25% ही है। ठीक है, अब भाई सबसे पहले जो मान लो कि पहली बार ये देख रहे हैं कि यार ये एसडीएफ, ये एमएसएफ, ये रेपो रेट, ये बैंक रेट, ये रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी एसएलआर, ये सब क्या होता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। क्या समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है भाई, तो रेपो रेट वो होता है कि जिस रेट पर आरबीआई क्या करती है, बैंक को लोन देती है। ठीक है, ये नॉर्मल रेट है कि जिस रेट पर आरबीआई क्या करेगी भाई, बैंक को क्या कर रही है, वो लोन दे रही है। क्या दे रही है, लोन दे रही है। तो ये हो गया रेपो रेट। क्या हो गया भाई, रेपो रेट।
अब बात करते हैं कि भाई कि ये चीज़ तो हो गई, बैंक रेट भी मैंने एक चीज़ सुना है, तो वो क्या है भाई? तो बैंक रेट क्या होता है कि आरबीआई मान लो अभी लोन दी है किसको? बैंक को, बट बैंक बोलता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय के लिए आपसे लोन चाहिए, मतलब मैं थोड़ा बाद में आपको पे करूंगा पैसा। तो आरबीआई बोलता है ठीक है आप बाद में पे करना, लेकिन उसका नाम क्या हो जाता है? बैंक रेट। क्या हो जाता है? बैंक रेट। एक सेकंड पहले, ठीक है, यहां तक समझ गए कि बैंक रेट क्या होता है? कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जब आरबीआई बैंक को देती है तब उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब ये एमएसएफ क्या होता है भाई? यहाँ क्या है? ये एमएस धोनी है? नहीं भाई, ये एमएस धोनी नहीं है, बट इट्स लुक लाइक एन एमएस धोनी। ठीक है, अब कैसे भाई? एमएस धोनी क्या करता है? एमएस धोनी करता है इमरजेंसी सिचुएशन में आती है, रन बना के चला जाता है एंड फिर एक झटके में हम लोग मैच जीत जाते हैं। एमएसएफ वही चीज़ है। ठीक है, एमएसएफ क्या करती है कि मान लो आरबीआई को, मतलब मान लो बैंक को ऐसा सडनली ये हुआ कि यार मेरे पैसे जो है, मुझे कल पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं नहीं। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, मान लो कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया जो है वो बैंक में रखा है। ठीक है, उन्होंने एक दिन कॉल किया, मान लो 21 अगस्त को उन्होंने कॉल किया कि भैया मुझे 22 अगस्त को ना 50 करोड़ का रिक्वायर्ड है, तो मैं आपके बैंक से 50 करोड़, ये तो छोटा मामला है, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, मुझे 50 करोड़ आप चाहिए, तो मुझे 50 करोड़ बैंक से निकालना है। लेकिन पता चला कि बैंक ने भाई 80 करोड़ जो है वो तो सबको लोन दे दिया है, अब बैंक के पास सिर्फ 20 करोड़ है अभी। अब बैंक क्या करेगी? बैंक क्या किसी से दूसरे से थोड़ा पैसा जाके लेगी? बैंक क्या करेगी? वो जाएगी आरबीआई के पास। वो क्या करेगी? आरबीआई। और आरबीआई को बोलेगी कि भैया कल ना मेरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, उनको 50 करोड़ का नीड है और मेरे पास तो सिर्फ 20 करोड़ है। अब अगर मैं उनको नहीं दूंगा तो मेरे पे वो भरोसा नहीं करेंगे, और मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो अगले बार वो मेरे पे पैसा, मतलब मेरे बैंक में वो पैसा नहीं डालेंगे। तो आप मुझे क्या करो, एक रात के लिए मुझे पैसा दे दो, वो पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको पैसा जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो आरबीआई ये बोलता है कि ठीक है भैया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक रात के लिए मैं आपको पैसे दे देता हूं। तो एक रात के लिए वो क्या करेगी, जितना भी बैंक को चाहिए, सपोज 30 चाहिए, 40 चाहिए, वो जितना भी उसके जितने में उनका काम हो जाए वो उतना पैसा उसको वो दे देगी। तो यही चीज़ होता है एमएसएफ, कि यही एमएस धोनी की तरह आरबीआई उसका मदद करता है उस टाइम पे। तो एमएसएफ समझ गए बहुत अच्छे तरीके से कि एमएसएफ क्या है? एक इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक को एक रात के लिए पैसा चाहिए होता है। अब यार ये एसडीएफ क्या है? एसडीएफ तो समझ नहीं आता कि एसडीएफ क्या है भाई। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक के पास बहुत पैसा आ जाता है। ठीक है, मान लो कि जिसने मान लो कभी 100 करोड़ दिया तो उसने 200 करोड़ दे दिया, 300 करोड़ दे दिया। अब बैंक बोल रहा है यार मैं क्या करूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लोगों को लोन दे दूं या तो यार मैं आरबीआई को लोन दे दूं। अब यार लोगों को लोन दूंगा तो हो सकता है कि वो चुकाए नहीं, हो सकता है कि वो लोन लेके भाग जाए, हो सकता है वो टाइम पे पैसा ना दे, तो वो भी ये चीजें देखती। तो एक काम करते, 100 करोड़ जो है मैं आरबीआई को दे देता हूं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आरबीआई को अगर मैं पैसा दे दूंगा तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई उसका 5%, अभी जैसे 5%, तो उसका 5% रेट पे उसको पैसा देगी। तो 100 करोड़ दिया तो 105 करोड़ उसको मिल गया, है ना? कुछ टाइम के बाद उसको 105 करोड़ मिल गया। तो लोगों को देता तो वो खतरा होता, लेकिन अगर आरबीआई को देगा तो उसमें उसको कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह का रिस्क नहीं है। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, सॉरी बैंक क्या करती है, आरबीआई को पैसा दे देती है। या फिर उल्टा समझते हैं इसका, कभी कभी क्या होता है कि मान लो बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, सबको, इसको भी लोन देगा, इसको भी लोन देगा, इसको भी लोन देगा, लोन देगा। तो महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि ये भी अब 100 रुपए का सामान खरीद सकता है, ये भी 100 रुपए का सामान खरीद सकता है, ये भी 100 रुपए का सामान खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है। तो अब जो मान लो कोई मिठाई है जो 100 रुपए मिल रही थी, अब मान लो एक ही मिठाई है, तो ये भी 100 रुपए में ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। अब दुकानदार क्या बोलेगा, भाई 100 रुपए में तो सभी लोग ले रहे हैं, एक काम करते हैं, मारा मारी हो गया तो एक काम करते हैं, इसका 110 रुपए कर देते हैं। तो अब मान लो कि 110 रुपए में यही बंदा सिर्फ खरीद सकता था, ये तीनों नहीं खरीद सकता था। तो 10 रुपए यहाँ दाम बढ़ गए ना, तो महंगाई बढ़ गई ना। तो आरबीआई क्या सोचती है, यार एक काम करता हूं, ये जो बैंक के पास पैसा ना, जो लोगों के पास पैसा जाएगा, एक काम करता हूं, ये बैंक से मैं ही पैसा ले लेता हूं। अब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये लोन देगी नहीं, अब लोन देगी नहीं तो महंगाई बढ़ेगा नहीं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजें सोचना होता है कि भाई सब चीज का मतलब क्या होता है। तो वो क्या कहते हैं, डिपॉजिट कर लेती है अपने पास, क्या करती है आरबीआई, पैसा अपने पास रख लेती है, लेकिन इसका रेट ज्यादा होता है। ठीक है, अब 5% इसका रेट है। एक आपने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट, सेम काम है इसका भी, सेम काम है इसका भी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में ना बैंक क्या करती है, सॉरी आरबीआई क्या करती है, बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब समझ लो एक तरह से कुछ गिरवी दे दिए। जब गिरवी दे दिए तो मेरे पास रिस्क कम है, तो उसमें बोलता है कि भाई रिस्क कम है ना,
तो तुमको हम रेट कम देंगे, मतलब परसेंटेज कम देंगे। लेकिन एचडीएफ में किसी तरह का कोई तरह का गिरवी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देता है। तो उसमें बोलता है कि अब मैंने आपको दिया नहीं है, तो बैंक बोलती है भाई ऐसे थोड़े चलेगा, तो आप क्या करो, अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरा मेरा रेट भी थोड़ा सा बढ़ाओ। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट से हमेशा जो होता है वो एचडीएफ ज्यादा होता है। समझ गए यहां तक सारी चीजें? ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को कितना रखा है इस बार, तो 5.25% रखा है, और जो अनुमान रखा है कि जीडीपी ग्रोथ पूरे साल में कितना हो जाएगा भाई, 6.7% हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और ये भी उन्होंने, संजय मल्होत्रा साहब ने बोला है कि भाई हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस पर भी ध्यान दे रहे हैं, और जो इस बार जो एल नीनो का जो कंडीशन आता है, एल नीनो का क्या मतलब होता है, एल नीनो से क्या होगा, देखो दो चीजें होता है एल नीनो, एक और मुझे बताना कि लालिनो एक कौन सा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, देखो एल नीनो को इसमें इंक्रीज रेनफॉल होगा या डिक्रीज रेनफॉल होगा, मुझे ये बताओ। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसका ट्रिक क्या है, डिक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज डी से होता है, और यहाँ पे ई है, तो भाई डिक्रीज जो है वो किसके बगल में ज्यादा है, तो वो ई के बगल में ज्यादा है। अगर लाल नीनो की बात करें तो डी बहुत दूर है, तो इसीलिए क्या होता है, और आई किसके नजदीक है, तो आई से आगे चले जाओ तो एल हो जाता है, डी से आगे चला जाओ तो ई हो जाता है। तो एल नीनो का क्या मतलब होता है कि रेनफॉल का डिक्रीज होना है इस बार, मतलब उतनी बारिश नहीं होगी, तो उसके कारण भी महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि खाना ही उपज नहीं होगा, तो उसके कारण पक्का कि महंगाई बढ़ेगी। लेकिन फिर भी स्टिल अभी तक उन्होंने सब कुछ अनचेंज रखा है। तो अभी जोखिम क्या क्या है भाई, वही चीज मैंने अभी बताया आपको कि कमजोर मानसून है, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर रूरल डिपार्टमेंट पर असर पड़ेगा, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ सकती है, तेल क्रूड की कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि वार चल रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। और जो इन्होंने बोला, ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको पता रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, अगर आप देख लोगे तो थोड़ा आपका आइडिया रहेगा कि ये 7 और 6% के बीच में ही लाई कर रहा है। तो पहला 7% था जीडीपी ग्रोथ, दूसरा क्वार्टर में 6.4%, तीसरे में 6.5 और चौथे में 6 तो ये बढ़ते जा रही है, यहाँ पर घटी है बस, और यहाँ से ये बढ़ते जा रही है। ठीक है, और बाकी आरबीआई का मानना है कि महंगाई कुछ समय के लिए बढ़ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि जो इशू हो रहा है इसका मुख्य वजह क्या है, फूड और फ्यूल प्राइसेस है, लेकिन ये पूरे इकोनॉमी में व्यापक रूप से नहीं फैली है, कोर इन्फ्लुएंस अभी भी नियंत्रित है। तो इसके कारण उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का एलएएफ में चेंज नहीं किया। तो ये पूरी डिटेल थी आपके लिए, और ऐसी वीडियोस हम लोग अब लाते रहेंगे। ठीक है, और ट्रिक्स पर रूपेश यूनिटी में आपको ट्रिक्स से सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आप लोग का सभी का एग्जाम निकलेगा।